बर्गिंग में खूब गहमा-गहमी थी। इश्तहाअंगेज़ सी महक सारे हॉल में फैली थी। वो दोनों आगे-पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आईं। सामने तवील सा किचन था। इधर-उधर एप्रन और टोपियाँ पहने 2-4 अफराद जा रहे थे। एक स्लिप के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पे सफ़ेद एप्रन पहने। हाथ में बड़ा टोका लिए वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े-बड़े टुकड़ों को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट में खड़े होकर आवाज़ बुलंद पुकारा तो इसका तेज़ी से चलता हाथ रुका। इसने गर्दन उठाकर इन्हें देखा, फिर सर से पाँव तक इनका जायज़ा लिया। दोनों जॉगर्स पहने, फूले हुए हैंडबैग्स उठाए हुए थीं। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गया वो पूरी तैयारी से आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मुतवज्जा हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर पटक कर रखी। इस पर लिखा था, आई एम बिजी टू नॉट डिस्टर्ब। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए, बाजू सीने पे लपेटे ज़ेरे मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी, जबकि डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कपी प्लस जा रहे हैं। खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी, इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टाक्सम से म्यूनसिपली बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाई है, कहाँ से गोश्त का टुकड़ा पड़े दूसरे से खटाखट चुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पलटकर हया को देखा। इसने मुस्कुराते हुए इशारे उचका दिए। वो वापस जहान की तरफ मुड़ी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से कोई फिर टॉप कपी के गले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफ़ा फिर सोच लें, लिख कर दे दूँ? वो कहते हुए टुकड़ों को एक तरफ टोकरी में रखने लगा। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कुतरे होते हैं ना? डीजे ने इसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझे आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उचका, तार निकाली और हया के साथ आ खड़ी हुई। फ़ोन वाला हाथ इसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रुक कर इन्हें देखने लगा। मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ टॉप कपी प्लस नहीं चलेंगे तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जौहर तो खरीद ही लेंगे। ऐसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पुलट करके मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपयों में 2-2.5 लाख से कम का नहीं होगा। वो छुरा रखकर इनके सर पे आ पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी निगाहों से इन्हें देखते हुए इसने हाथ बढ़ाया। तो आप कभी से वापसी पे दे दूंगी, वादा। मतलब तुम लोग मुझे यरगमला बनाकर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है। फिर मैं कभी तुम 2 नकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। और अगर आज तुम दोनों में से कोई खोई तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। हाथ धोकर जैकेट पहनता वो इनके साथ बाहर निकला। टॉप कबी सराय के सामने वो सब बाजार पे साथ साथ चल रहे थे। हया और के दरमियान में थी और वो दोनों इसके अतराफ में। जहान, ये टॉप कबी सराय का मतलब क्या होता है? मैं एक यरगमाल शुदा गाइड हूँ और यरगमाली अमूमन खामोश रहते हैं। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाता शाने उचकाकर बोला, मैं बताती हूँ। टॉप कवि का तोप दरअसल उर्दू लाप ही है। जैसे तकसीम टाकसम बना, वैसे ही तोप टॉप बन गया। कभी कहते हैं गेट को और सराय हो गया महल, सो तोप कभी सराय बना। कौन गेट प्लीज़, आई एम ए जीनियस, है ना जहान? मैं नहीं बोल रहा। वो सख्त खफा था। टॉप कभी प्लस 400 साल तक सलातीन का महल रहा था। सरमई अजीमुल शान किला नमा महल, जहाँ ख़ास कमरों के पहरेदार गूंगे बहरे हुआ करते थे ताकि राज दीवारों के बाहर ना निकलें, और जिसके कोन नमा मीनार शाहाना अंदाज में ऊपर को उठे हुए थे। सुल्तान का अजीम वर्सा और असासे चीनी
पोर्सलेन के नीले और सफ़ेद रंग के ऐसे बर्तन जिनमें अगर जहर मिला खाना डाला जाता तो बर्तन का रंग बदल जाता। 86 की रात के जौहरात से मज़य्यन सुल्तान के शाही लिबास निगाहों को खैरा करते थे। यह मनहूस गार्ड हमारे सर पे न खड़ा होता तो मैं किसी तरह 2-4 हीरे तो तोड़ लेती। डीजे इन आँखें अनदेखी चंदियान देने वाली कीमती पत्थरों को देखकर सख्त मलाल में घिर चुकी थी। पोलियन ऑफ होली मेंटल के हिस्से में दीनी मतबरक़ात थे। वो एक ऊंचा हाल था, मुनकिश दरो दीवार, रंग बिरंगी टाइल से सजे चमकते फर्श, बुलंदो बाला स्तून, हया इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती शीशे की दीवारों में मुकीद तारीखी अशिया को देखती आगे बढ़ रही थी। दफ्तर एक जगह रुकी और शोकेस में सजे एक तबर्रुक को देखा। वो एक टेढ़ी रखी हुई छड़ी थी, भूरी सी छड़ी जो शीशे में मुकीद थी। वो गर्दन तिरछी करके इसको देखने लगी, फिर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कैप्शन सामने ही लगा था, स्टाफ ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा। इसकी स्क्वेड कर पड़ती आंखें पूरी खुल गईं, लब भी नीम हो गए। लम्बा भर वो बाद में दूर खड़ी डीजे का बाजू करीबन दबोच कर इसे उधर लाई। डीजे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा है। रैली, इसने बेयकीनी से पलकें झपकी, मगर ये इनके पास कैसे पहुंचा? वो दोनों घूम फिरकर हर जाविये से इसको देखने लगी। जहान भी जेबों में हाथ डाले खामोशी से चलता इनके पास आ खड़ा हुआ था। इसके लिए तो ये सब पुराना था, मगर वो दोनों तुम्हारे जोश के राहदारी में आगे पीछे एक एक कर तबर्रक की तरफ लपक रही थी। इनके 2 दुपट्टे सरों पे आ गए थे। काबा का ताला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का साहफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बर्तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास, दांते मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और बहुत से सहाबा की तलवार। डीजे, क्या ये शीशे की दीवार गायब नहीं हो सकती और हम इस तलवार को छू नहीं सकते? वो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार के सामने खड़ी थीं। कोई ऐसा मकनातीसी असर था इस तलवार में कि मुकाबिल को बांध देता था, मगर हम इस काबिल कहाँ हैं हया? खदीजा ने तासुब से सर हिलाया। वो अभी तक यूं ही इस तलवार को देख रही थी। अगर हम इसको छू सकते तो जानती हो क्या होता? 14 सदियों का फासला एक लम्स में तय हो जाता, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ? जहान, ये सब तबर्रुकात असली है ना? जहान ने धीरे से शाने उचकाए। मैंने कभी ना इन पे रिसर्च की, ना कोई रिसर्च पढ़ा। कभी इम्कान है कि ये सब असली हैं। कहने वाले कहते तो हैं कि मुसलमान के रिलैक्स तबर्रुकात भी इतने ही नकली हैं जैसे ईसाइयों के, मगर अल्लाह बेहतर जानता है ये असली हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये सब हमारे अंबिया से वाबस्ता रहने वाली अशिया हैं। तहरीक खिलाफत इन्हीं तबर्रुकात और मकामात मुकदमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही तो चलाई गई थी। डीजे को माशरती उलूम का भूला बिसरा सबक याद आ गया। टॉप कॉम्प्लेक्स में खूब घूम फिर कर जब वो बाहर निकले तो जहान ने अपना मोबाइल वापस मांगा। लें, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फ़ोन लेते हुए वो मुस्कुराया था। टॉप कवि के साथ एक रेस्टोरेंट से जहान ने इनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया। तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना, और खाने के दौरान ही खदीजा सर दर्द की शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत पुज़मर्दा सी लगने लगी थी। इसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा था। मेरा ख्याल है मैं वापस ड्रम में जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। इसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी, सो उन्होंने इसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कवि की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी और सफ़ेद रंग संगमरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले पर जो चकोर चबूतर से बने हुए थे, जिनके सामने टेरेस की तरह चंद गज चौड़ा खुला अताता था। इसके आगे ऊंची सफ़ेद मंडेर बनी थी। वहाँ खड़े होकर मंडेर पर कोहनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमर का झाग उड़ रहा था।
समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता था इंसान सदियों वहाँ बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? वो दोनों सुकून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे पे बैठे थे। जब हया ने पूछा, इसे जहान ज़रा थका थका सा लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद। इसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर इस्बात में सर हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पर उल्टी, 2 गोलियां अलहदा की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली, फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना पर्स खंगालने लगी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वह तशवीश से इसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए से यूं ही जहान की आवाज़ धीमी लगी थी, मगर इसने पूछा नहीं। अब शायद इसका बुखार शदीद हो गया था। चेहरे पे असरात आने लगे थे, सुरख पड़ती आंखें और निढाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा, मैंने अभी दवाई ली है। इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा, अभी यहीं बैठते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। चंद लम्हे खामोशी से बीत गए। इन चबूतरों पे दूर दूर तक टोलियों की सूरत में सियाह बैठे नजर आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडेर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ? तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंडलेडी शायद आज आए झगड़ा करने। मैं फ़िलहाल इसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं, नहीं, तुम लेट जाओ। ये शॉल ले लो। इसने बैग से शॉल निकाल कर इसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज़ थी। ये शामिल वो और डीजे बतौर पिकनिक मेट के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो सुकून के साथ फर्श पे लेट गया, आंखों पे बाजू रखे। वो गर्दन तक शॉल कंबल की तरह डाले कब सो गया, इसे पता नहीं चला। इसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो इससे एक जीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद वो गर्दन मोड़कर ऊपर लेटे जहान को देख लेती थी। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहाँ तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकालकर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहाँ चंद दिन पहले का एक SMS अभी तक पड़ा था। इसने इसका जवाब नहीं दिया था और कई दफ़ा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बेवक अदा से वापसी के अगले रोज़ इंडिया के एक शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी रब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ़ मैंने आपको पहुँचाई, इसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी, कानूनी या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ़ एक SMS कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद शख्स ने वाक़तन कोई रब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिलो-दिमाग के साथ घूमती थी। इसे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त तो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए इसके ज़हन में एक ख़्याल कोंदे की तरह लपका था। इसने पलट कर एहतियात से जहान को देखा। वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब इसे कभी ना कभी तो देना ही था। इसने सोचा कि खूब गौर व फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो भड़केगी भी नहीं और दोबारा इसका पीछा भी ना करे। सो अचानक इसे एक अजीब सा ख्याल आया। जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। इसे वो बेवक अदा ने ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दिश माश के झमेलों में फंसे इस इंसान की अगर वो एक मदद कर सकती थी तो इसमें आखिर हर्जी क्या था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर इसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसी और नज़री का शुक्रिया। मुझे वाक़तन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अज़ियत का मुदावा समझूंगी। इसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठे समंदर की लहरें देखने लगी। वो बेवक अदा से इसके घर भी तो चली गई थी और जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो इसे लगा था वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था।
اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے اور اس کا نتیجہ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہاں تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا لیا۔ ظہر نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکتوں اور شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ مجھے ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبدالرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگنگ۔ اس کی شاپ کی قسطیں ادا نہیں ہوئیں۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ پھر اسے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن تھی۔ کافی دیر وہ وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول پرانا شہر تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی تھی کال۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں شستر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کے سماعتوں میں ایک قہقہ گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان تھئی سے وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اسے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ عملے کا زد و کوب بھی کیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا
کس شخص پہ بھروسہ کر لیا۔ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی جو بامشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پوزمردہ تھا اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کروایا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نکت سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ سیاہ گھوپ اندھیرے میں جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا، اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بامشکل آنکھیں کھلیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈوم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا۔ کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے کے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیائیں۔ حیا نے پلکیں سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا تو پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھونپ کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں، ابا، روہیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھیلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے، موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ بامشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کروٹ بدل لی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبرز حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نوسوانی آواز ترک میں کچھ کہنے پکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جوہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا، میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ لگا تھا۔
इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं तायब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यूफोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबलिंग का कोई नंबर है? नहीं। नहीं तायब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें। ये नंबर इनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रख कर क्या करना है? अच्छा ठीक है। उन्होंने खट से फ़ोन बंद कर दिया। इसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पे आए बाल समेटकर पीछे किए तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतअस्सिफ भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के इस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, इसे थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ तायब्बा, इस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट कर आती हैं। बहुत अच्छा हुआ तायब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो इसी कुर्ते ट्राउज़र पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल पेट कर दिया स्टोर आ गई। बाल इसने अब कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से इसने कार्ड ख़रीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफ़े के बरामदे में बिछी कुर्सी खींचकर बैठी। वहाँ फासले फासले पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट्स सुबह सुबह इधर नाश्ता करने आते थे। सामने सबांची का खूबसूरत फुवारा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीद फुवारा जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे किया? खैरियत? फ़ातिमा ज़रा फ़िक्रमंद हो गईं। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदा अंदाज में टेक लगाकर टांग पे टांग रखती ज़रा खफगी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस्ड बेल दिया करती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं, तो हम कॉल भी करते हैं। इसलिए अगर वो अलल सुबह खुद फ़ोन करेंगी तो हैरत तो होगी। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मकीद पैर जलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हज़ारों यूरोज़ का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश ख़त्म हो चुकी थी और वो इसी के अंदाज में बात कर रही। वो तो रेनी डेज़ के लिए संभाल कर रखा है। कौन सी रेनी डेज़? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं। सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा सब कुछ छोड़ें, ये बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी इसने हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो इसने मेन्यू कार्ड पे बने डोंट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझकर वापस मुड़ गया। हाँ क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात फुरकान का फ़ोन आया था। अच्छा, अब जाकर इनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माँओं का भरोसा नहीं होता। लाख कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौका पे इस बात को इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ के गोश गुजार किए बगैर डोंट्स कहा हजम होने दें। सो सारी बात दोहरा दी। बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा खोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर इसी बात पे तबसरा करती रहीं, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने जाहिद चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजात से तय थी। अच्छा, कब? इसे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर इसे भूल गया था।
ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل میں ان کے اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم سلطنت ترکیہ کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں، وہیں تائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سٹ جھٹ کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر محترم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹس پلیٹس میں میز پہ رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔